हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 198th एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath Tendulkar Wealth Managers. My food partner is Kakeda Hotel. My health partner is yet to get decided. But then my education partner is Globus ITI Kamti. And of course, my coaching class partner is Patil Classes. Someone who brings a smile on your face, that's the club partner of Raj Ki Baat, which is Rosetta Elite Club. My cycling partner is Naresh Chandra and Company, and my sanitization partner is RSMS. बहरहाल मैं आपको कुछ महीने पहले लेके जाता हूँ। 22 मार्च के पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं था। आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग व्यथाएं हमने देखी, जिसमें से एक सबसे खूबसूरत बात जो इस पूरे लॉकडाउन में लोगों को लगी है, वो आप भी जानते हैं क्या है। वो है प्रकृति। हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा कोरोना वायरस जो हुआ, ये प्रकृति की नाराज़गी हमसे निकली। लेकिन इस पूरी की पूरी नाराज़गी में हमने एक बात जो समझी, वो यही समझी कि प्रकृति द्वारा की गई जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। एंड अगर प्रकृति कभी नाराज़ हो जाए तो वो उसका बदला ज़रूर निकालती है। अब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या क्या देखा। लोगों ने अपने घर के बाहर पक्षी देखे, लोगों ने अपने घर के बाहर हरियाली देखी। लोगों को महसूस हुआ कि शाम को 4 बजे के बाद जब वो अपनी टेरेस पे टहलते थे तो घर के पास वाले झाड़ पर काफ़ी सुंदरता और काफ़ी हरियाली दिखाई देती थी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद हरियाली हमारे जीवन में कुछ ही पल के लिए है। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं ये कहूँगा कि क्या आपको पता है कि अजनी स्थित एक एरिया में, अजनी के पास एक एरिया में तकरीबन 6 से 7 हज़ार झाड़ हैं जिन्हें काटने का प्रण सरकार ले चुकी है, सरकारी एजेंसी ले चुकी है। अब वो अगर पेड़ कट गए तो क्या होगा, ये जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब मुझे कौन देगा। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई एनवायरमेंटलिस्ट देगा। लेकिन वो जिन्होंने भरत वन को कटने से बचाया, मुझे पता चला वो कौन है। मेरे साथ इस वक्त नागपुर शहर के 2 बड़े दिग्गज नाम एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में उभर कर आए हैं और इनसे आज मैं एक खास मुलाकात करने वाला हूं। मेरे साथ इस वक्त है जयदीप दास सर। सर नमस्कार। हेलो एवरीवन। राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। एंड मेरे साथ है श्रीकांत देशपांडे सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका राज की बात में स्वागत है। धन्यवाद। हम शुरुआत करेंगे, ये जो टी शर्ट आपने पहना है जो कहता है कि भरत वन अपना वन। भरत वन को बचाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, पूरी की पूरी जो एक पूरा आंदोलन था, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। भरत वन, हर वो जंगल जो कि शहर में स्थित है वो उसका नाम है भरत वन। भरत वन पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जबकि जब ये दौर शुरू हुआ, जब पता चला कि ऐसे छोटे छोटे जंगल शहर के बीच में कटने वाले हैं तो लोग जुड़ गए जी। ये लोगों की आंदोलन थी और लोगों ने जहाँ पे वो रहते हैं उनके आजू बाजू के जब उन्होंने देखा जी, वो पेड़ कट रहे हैं जी, तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी। और खासकर ऐसे विकास के नाम पे जो विकास सस्टेनेबल नहीं है, इससे चल के आगे चल के इंसानियत और ह्यूमन जो मैनकाइंड कहते हैं पूरे पृथ्वी में, उनको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए जो भरत वन का आंदोलन था ये किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये पूरे नागपुर का आंदोलन था, पूरे महाराष्ट्र का आंदोलन था और लोग इसमें खुद से होके बढ़ चढ़ के सामने आए। यहाँ पे कोई किसी का पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं था या किसी और विंग से नहीं थे, लेकिन सब लोगों ने इतना सिर्फ अफिलिएशन था कि भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए और पेड़ बचने चाहिए, एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहना चाहिए, इसलिए आंदोलन। श्रीकांत देशपांडे सर, निशान निसर्ग जब हम कहते हैं, भरत वन जब ये आंदोलन चलता है, जब हम प्रकृति की ये जो दिए हुए गिफ्ट्स हैं, जिनमें से एक हरियाली झाड़ है, जब ये झाड़ को काटने की बात आती है तो श्रीकांत देशपांडे को नाराज़गी इतनी क्यों हो जाती है? अभी कैसा है, नागपुर की बात करते हैं तो नागपुर पे एक ज़माने में सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी हुआ करता था, लेकिन आज पहले 10 में भी नहीं है।
बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। जी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी डेवलपमेंट को हम रोक सकते हैं। जी। जो अभी नागपुर में जो ग्रीन कवर बचा है वो पॉकेट्स में, अगर ये पॉकेट्स भी अगर ख़त्म हो जाएंगे जी तो नागपुर का जो पूरा जो इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा ख़त्म, और ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम आने वाले समय में हम भविष्य के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं जी। हमको तो आने वाले लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो ग्रीन कवर बचा के रखना है। अगर डेवलपमेंट आगे भी होता रहेगा, लेकिन आज के डेट में ग्रीन कवर जो लिमिटेड ग्रीन कवर नागपुर में बचा है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में हम लोग सब लोग मिलके एक गवर्नमेंट को हर पहले रिक्वेस्ट ही करते हैं, और उसके बाद फिर जो भी लीगल हो सकता है, जो एज यूजुअल गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर हम लीगल एक्शन के लिए भी आगे लिटिगेशन में जाते हैं। के लिए आगे जाते हैं। जयदीप सर, जब हम बात करते हैं एक आंदोलन की, तो क्या प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के इस निसर्ग को बचाने के लिए, झाड़ों को कटने से बचाने के लिए, क्या आपको लगता है कि लोग साथ आते हैं? बिकॉज एक तरफ लोगों को विकास भी चाहिए। देखिए, ये जो विकास है ना, इसे विकास नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा 33% लैंड कवर जो है वो ग्रीन होना चाहिए जी, और हम उसी को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, और आज हमारा 20-21% पे है और भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, नागपुर सिटी में पिछले 10-15 सालों में ग्रीन कवर घट के जो था 10 साल पहले उससे 1/3 से नीचे आ गया है। ओके। मतलब इतना कम हो गया है कि कल हमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है नागपुर सिटी में लोगों को ऑक्सीजन लगा के चलना पड़े रास्ते पे। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, बट ये सिचुएशन आ रहा है। हमारे चारों ओर थर्मल पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट से ऐश निकलता, फ्लाई ऐश निकलता है। नागपुर सेंट्रल इंडिया में है, नेचुरली हॉट रीजन है। उसके साथ साथ हम उसमें कंक्रीट सीमेंट भरते जा रहे हैं, जो हमारे ग्रीन पॉकेट्स बचे उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ की जानकारी अब लोगों को है, इसलिए लोग खुद से होके जब भी ऐसे सिचुएशन आता है कि जो बचे कुचे पेड़ है, और आप देखोगे पेड़ 70, 80, 90 साल पुराने, नागपुर ऐसा शहर था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पेड़ लगा के गए थे, क्योंकि वो वहाँ यहाँ पे रहते थे कुछ पॉकेट्स में जी। तो उसे अगर जब हम डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो लोगों को खुद पता चल रहा है कि आज नागपुर में कोई भी घर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और जो एसी चलाता है उसको पता है बिल कितना आता है, और नेचुरल कूलिंग जो है वो ऐसे पेड़ से मिलता है। हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ की टेम्परेचर और बाकी रोड्स की टेम्परेचर में जो फ़र्क है उससे पता चलता है, इसलिए लोग खुद चल के आते हैं इसे बचाने के लिए। अगर हम पेड़ों की बात करें तो देखिए, जैसे ये भी एक पीपल का पेड़ है। अगर हम देखें तो ये पीपल का पेड़ मुझे ऐसा लगता है कि कितने साल पुराना होगा? ये कम से कम 150 साल पुराना होगा। आपको इस पे पैराकिट की भी आवाज़ सुनाई देती होंगी। इसका बार्क देखेंगे आप, मल्टी लेयर्ड बार्क है जी। पीपल के पूरे, इसके जो क्राउन कवर बोलते हैं, ये कितना बड़ा एरिया को छांव देता है, और छांव के साथ साथ इनकी पत्तियां ऑक्सीजन देती हैं। फ्रूट्स आता है पीपल के, जो बर्ड्स, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी जी, अलग अलग पैराकिट्स, बुलबुल, यहाँ पे हमने तब से 10 प्रकार के पक्षी देखे हैं जी। तो ये एक पेड़, ये बनने में जो 150-200 साल लगे जी, उसको काटने में सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन इंसान जो है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे पेड़ों को नष्ट करके अपने ही आगे चल के ह्यूमन रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है, जिसके बारे में सोचना चाहिए हमें। तो अभी जो अजनी में जो ये पूरा का पूरा एक नया मल्टी मॉडल बनने की कगार पे है, जिसका कंस्ट्रक्शन बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, क्या उस चीज़ को लेकर नागपुर ने खुश नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट से किसी को दुखी होना चाहिए। डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? इंसान है, इंसान डेवलप नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट जी। बट डेवलप के साथ साथ जो चीज़ें उसको फ्री में मिल रही है, जैसे कि हवा और पानी जी, अगर उसका नहीं कदर करने सीखेगा तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट को देखने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा जी। आज कोरोना जैसे एक बीमारी ने हमें बता दिया कि लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं ऑक्सीजन खरीदने के लिए जब वो बीमार थे, करेक्ट जी। और ये छोटा सा एक वायरस जिसका कोई वेट, जिसे पता ही नहीं चलता, कोई देख नहीं सकता, उसने इंसानियत को घुटने पे लाके खड़े कर दिए हैं। जो प्रकृति का अगर हमने सही टाइम पे सही प्रकार से उसको देखभाल किया रहता था तो बहुत सारी चीज प्राकृतिक रूप से सॉल्व हो जाता था जी। यही पेड़ जो है, यही पेड़ ऑक्सीजन देते हैं फ्री में,
और थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट मतलब जो टेम्परेचर रेगुलेटर है जी, पोल्यूशन कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है पूरे सिटी में या कोई भी एरिया में। अगर हम उन्हें ख़त्म करेंगे तो फिर हम हर एक घर में हमें एसी लगानी पड़ेगी, एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा जो हमने पहनना शुरू कर दिया, जी, और पॉकेट और बैग, एक ऑक्सीजन की बैग लेके घूमने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। इसलिए डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जिस डाल पे बैठे हो उस डाल को काट के अगर डेवलपमेंट करेंगे तो आपने वो स्टोरी पढ़ा था कि कैसे आदमी नीचे गिरता है, और यही हो रहा है। नागपुर में भी छोटे छोटे पॉकेट्स बचे हैं ग्रीन एरिया के, और हम जहाँ खड़े हैं ये ईस्ट नागपुर है। ईस्ट नागपुर में बहुत ही कम, ये शायद आखिरी ग्रीन पॉकेट बचा है जो कि डेवलपमेंट के नाम पे इसकी बलि चढ़ने वाली है। ये कमलेश चौधरी जो फुटाला के कॉरपोरेटर हैं, वो इस वक्त देख रहे हैं, आपकी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो लड़ाई थी फुटाला में जो भरत वन को बचाने की, ये किस किस्म की लड़ाई थी और कितनी डिफ़िकल्टी गई जब आप एक एक लीडर से लड़ते हैं, आप एक मिनिस्ट्री से लड़ते हैं, आप एक डेवलपमेंट के ऊपर में सवाल उठाते हैं। किस किस्म की ये पूरा जो आंदोलन होता है, ये कितना कठिन होता है, या क्या लोगों का ना जुड़ना ये हानिकारक भी हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों का ना जुड़ने से ज़्यादा इग्नोरेंस वो हानिकारक हो सकता है। हमने जब वो लड़ाई लड़ी, या हम लड़ाई नहीं कहेंगे, हमने एक विचारधारा से वो लड़ाई लड़ी जी, हमने ये सोच के लड़ा कि हमारे वो उतने एरिया का क्या फ़ायदा है, हम वो फ़ायदा सामने ला के पेश कर दें। जब हमने वो सामने लाया तो जी। लोगों को खुद ब खुद पता चल गया कि इस जगह में एक रोड बनने की ज़रूरत नहीं है, उस ग्रीन जगह को मेंटेन करने की ज़रूरत है। कमलेश जी साथ में थे, कमलेश जी ने भी देखा, हमने किसी को भी इंडिविजुअली हमने किसी को भी टारगेट नहीं किया, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। जी, हमारी एक लड़ाई जो है वो विचारधारा से, विचारधारा ऐसे कि जो भी ग्रीन जगह है उसको आप ऐसा मत समझो कि इट इज़ अ प्लेस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू बिल्डिंग। जो ग्रीन है, ग्रीन इन इटसेल्फ इज अ डेवलपमेंट। अगर आपने न्यूयॉर्क देखा होगा, न्यूयॉर्क के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका नाम है सेंट्रल पार्क। जिन्होंने नहीं देखा वो गूगल कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं जी, वो सेंट्रल पार्क को वो टच नहीं करते हैं जी, वो सेंट्रल पार्क जो है उनका ऑक्सीजन बैंक है। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है, जी, वैसे ये जो ग्रीन एरियाज है वो हमारे लंग्स की काम करते हैं। जी, इसलिए हम बाकी हमारे हाथ पैर वगैरह सब ठीक से चलता है, बिकॉज हमारा लंग्स हमें सपोर्ट करता है। अभी हमने देखा कोरोना वायरस में, अगेन मैं बार बार आ रहा हूँ क्योंकि लोगों को सबको मालूम है कोरोना वायरस, जी, ये लंग्स जब जिस दिन काम करना बंद कर दे तो उस दिन पूरी शरीर खत्म हो जाती है, चाहे वो कितने भी एज का हो। जी, इसलिए हमें करना है विकास, और विकास हमें उस जगह पे करना है जहाँ पे हमें पेड़ों को कम से कम हानि पहुँचानी है। ऐसा नहीं है कि इसको हानि पहुँचा के हम जो करेंगे उसको बहुत विकास कहेंगे। जी, हाँ, लोग इस जगह को चुनने की इसलिए वो ये रखते हैं क्योंकि ये इजीली मिल जाता है। जी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है ना, तो इसको काट डालो, इस प्रकार की एक मंशा रहती है। मतलब प्रॉपर्टी क्लियरेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, दिक्कत नहीं जाती है, फ्री में मिल सिर्फ जाता है। हाई कोर्ट से एक अप्रूवल चाहिए कि भैया सब पेड़ bodies काटना है। हाँ, या और वो बॉडी से अप्रूवल अगर कोई हाई एंड में बैठा है तो वो बहुत जल्दी ले ले। सही बात। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया अगर इन पेड़ों को कहीं बचाना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी ऐसा भावना है कि इन पेड़ों को बचा के रखना हमारे लिए ज़रूरी है, तो कृपया इस शो को देखते देखते आप शेयर भी करें। श्रीकांत देशपांडे जी, अब ये नई बात निकल कर आई कि एक मल्टी मॉडल की एक कोशिश कर रहे हैं और अजनी में इसकी शुरुआत होने वाली है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं। मिनिस्ट्री से बात हुई, आपने कोई उनकी सामने कोई ऐसा प्रपोजल रखा, कोई ऐसी दरख्वास्त रखी कि वो पेड़ न काटें? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्रपोज साइट जो है, हम उसको अपोज नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि ये लोकेशन इसका चेंज करें ताकि यहाँ के पेड़ ना कटे। मैंने एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहे हैं। हाँ। तो उसके सिलसिले में हम आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री से बात करेंगे, NHI के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि NHI इसका एग्जीक्यूशन करने वाला है जी। हम उनके कांटेक्ट में भी अभी आने वाले दिनों में उनसे बात करेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे जी। और कोशिश करेंगे इसका साइट चेंज हो जाए। अभी उसके लिए हम कोशिश करना शुरू करने वाले। ओके। जयदीप जी, जब हम बात करते हैं इस किस्म के मॉडल की, अब इस किस्म का मॉडल आप सेंट्रली लोकेटेड है, ये अगर आप देखें अजनी तो कहीं ना कहीं सेंट्रली लोकेटेड फॉर शहर के बीचों बीच आता है। आपको नहीं लगता कि इस किस्म का जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट NHAI सोच रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहाँ शिफ्ट करेगा आपके हिसाब से, मतलब जहाँ पर लोगों को उसका फ़ायदा मिले?
देखिए, ये जो हम प्रेजेंट जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ग्रीन एरिया है। ये जी ऑलरेडी 6000, जैसे श्रीकांत जी ने बताया, 6000 के ऊपर पेड़ कटने वाले हैं। जी राइट अक्रॉस द साइड, ऑन द वेस्टर्न साइड, जो ओल्ड जेल प्रेमाइसेस था, उस ओल्ड जेल प्रेमाइसेस के आजू बाजू भी प्लेस है जहाँ पे कम पेड़ है। जी अगर आपको सेंट्रली लोकेट करना है इसे, तो वो भी एक फीजिबल जगह है, वायबल जगह है। अगर आपके दिमाग में उधर और कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ना हो तो सबसे पहले चीज ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी नीड सिर्फ मॉडल हब की है, या हम उसके आगे भी जाके कुछ और करना चाह रहे हैं, जो कि हमें पता चला है कि उसमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं जो होने वाली है, जैसे कि ऑफिस, कमर्शियल और फिर एंटरटेनमेंट मॉल्स वगैरह। अगर इस प्रकार से चीज़ें की ज़रूरत है तो क्या वो इस पेड़ों के बलि पे चढ़ना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। सेकेंडली, अगर वो अल्टरनेटिव साइट नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया, सो मे बी यहाँ से खापरी इज नॉट इवन 6 किलोमीटर्स। खापरी एरिया में अगर करे तो मेट्रो की भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। आज मेट्रो यूज नहीं करता है कोई, क्योंकि मेट्रो हमारी आर्टीरियल सिस्टम नहीं है। मैं अगर घर से निकल के कहीं जाना चाहूँ तो मैं पहले गाड़ी से जाऊँगा या स्कूटर से जाऊँगा, फिर स्कूटर पार्क करूँगा, मेट्रो जाऊँगा। अगर मुझे कल इंटरमोडल चाहिए जहाँ पे मुझे रेलवे स्टेशन मिले, एयरपोर्ट मिले, सभी बस स्टैंड मिले, और ऐसे जगह अगर मेरे खापरी के आसपास कहीं बने, तो शायद मैं मेट्रो से वहाँ तक जाऊँ और वहाँ से मैं सारी चीज़ें, देखिए वहाँ वो एयरपोर्ट से भी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, एयरपोर्ट पे भी मेट्रो है जी। खापरी पे रेलवे स्टेशन अगर बन सकता है और वहाँ पे बस स्टैंड बन सकता है, और कभी भी कोई भी ऐसे बस स्टेशन या हब इस सिटी के बाहर होना चाहिए। आप उसको सिटी के बीच में ला रहे हो और फिर वो बसेस सिटी के अंदर से ही तो बाहर निकलेगी जी। तो अगेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग, मतलब जिसको कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट हेडेक फॉर द सिटी, जब ये बड़े बड़े बसेस वगैरह सिटी से जाएंगी। इसलिए अगर आपको कम पेड़ काटना है, कम से कम इसमें करना है, तो दी अदर साइड ऑफ द रेलवे स्टेशन, जेल का जो प्रेमाइसेस है वहाँ पे ऑलरेडी है सर ये। नहीं तो खापरी, आई थिंक अगर उस एरिया को अगर देखा जाए तो इट माइट बी अ गुड वायबल ऑल्टरनेट ऑप्शन। जब ये पेड़ कटते हैं तो क्या मिनिस्ट्रीज़ को या डिपार्टमेंट्स को इस बात का एहसास नहीं होता है, लीविंग द कमर्शियल एंगल, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि इसका जो नुकसान है वो कितना बड़ा होने वाला है? एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जिसका कि मैं चाहता हूँ कि सारे मिनिस्ट्रीज उसको फॉलो करें। उन्होंने पेड़ कटने के पहले कलकत्ता में फ्लाईओवर्स के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप ये कैलकुलेट करो कि वो पेड़ से कितना ऑक्सीजन निकलता है, निकल चुका है और निकल सकता है। सो आइडेंटिफाई और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइफ दैट पर्टिकुलर ट्री गिव्स। मतलब आप सोचिए कि जब ये बड़ी जुडिशरी बॉडी ये सोच रही है, तो मिनिस्ट्रीज और अथॉरिटीज़ को तो सोचना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अ ट्री इज कंसिडर्ड एन ऑब्स्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्रू। और वो क्या करते हैं कि एक 150-200 ईयर ओल्ड, इवन 100 ईयर ओल्ड ट्री को काट देते हैं जी, विच इज ऑल्सो होम फॉर बर्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ट्रू। और उसको काटने के बाद बोलते हैं कि चलो मैंने एक काट दिया, आप 5 लगा दो। मेरा अगला सवाल वही था जी। तो वो जो 5 लगता है सैपलिंग, उसमें से एक भी नहीं बचता है या बहुत मुश्किल से एक आधा बचता है, ये सभी को मालूम है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो अलग अलग तरीके से वो भेंट चढ़ जाता है और वो उस जगह भी नहीं लगते, वो कहीं और जाके लगते हैं। इसका ये मतलब कहना है कि आपके पास अगर बूढ़े माता पिता जी है, उसको मार दो और 4 बच्चे पैदा कर लो। इज इट करेक्ट? क्या इस प्रकार के वो जो ऑक्सीजन देता है, वो जो बड़ा पेड़ जो होम देता है, घर ये करता है, क्या वो छोटा सैपलिंग कर पाएगा, छोटा प्लांट कर पाएगा? और उसको करने में कितने साल जाएंगे? या वो जिंदा भी रहेगा तब तक? और जब तक वो जिंदा रहेगा वहाँ किसी और को सपना आएगा कि वहाँ कुछ और बनाना है, और वो उसको भी काट के उसको वहाँ पे कुछ और बना देगा। सो दिस कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन ये सक्सेस नहीं होता है जहाँ पे इतने पुराने, इतने ज़्यादा नंबर में पेड़ काटे जी। हमने अभी देखे, अभी कुछ फिगर्स आए हैं हमारे पास कि लोगों ने रास्ते बनाने में कितने लाखों करोड़ों पेड़ काटे हैं जी, और उसकी कॉम्पनसेटरी में जो सैपलिंग्स लगे वो बच नहीं रहे हैं अलग अलग कारणों से। तो ये भी है, एक फैक्ट है जिसे सोचना चाहिए। श्रीकांत जी, जब मुंबई में एक आर्य शेड के लिए जब रास्ता बनाने की बात निकली थी, तब बहुत सारे पेड़ों की बलि चढ़ने वाली थी।
उस बात को लेके लोग रास्ते पे आए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और जो मौजूदा सरकार है अब उन्होंने भी वो डिसीजन लिया है कि रास्ता थोड़ा सा ट्विक किया जाएगा, रास्ता बदला जाएगा। तो वो जितने पेड़ हैं आर्य कॉलोनी के वो सब के सब बच जाएंगे। अब जब इस किस्म की व्यथा आती है जहाँ पर 6 से 7 हज़ार पेड़ काटने की बात आती है, तब हमारी सरकार इतनी अपने लॉजिक्स क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं? क्यों एक एनवायरमेंटलिस्ट को उतरना पड़ता है, लिटिगेशन में घुसना पड़ता है और अपनी बात को रखना पड़ता है? एक्चुअली ये डेवलपमेंट का नशा है, डेवलपमेंट का नशा है। ये चाहते हैं कि हम अपने इंडिया को, भारत को जो है यूरोप बनाएं, अमेरिका बनाएं, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अपनी जो नीड्स है, अपना अभी फोकस होना चाहिए हेल्थ पे, अपना फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे, अपना फोकस होना चाहिए फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे फोकस होना चाहिए। लेकिन इनका पूरा फोकस जो है रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा करने पे है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, इसके लिए जो आज बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, पूरा फार्मर खत्म हो गया है जी। लेकिन उसको कॉम्पेंसेशन दे देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि बारिश ज़्यादा क्यों हो रही है। तो इसलिए हो रही है कि जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को एब्जॉर्व करने के लिए पेड़ ही नहीं बचे और उसी की वजह से बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। तो मेन कारण जो है, हमको अगर कुछ भी अगर करना है तो जो नेसेसरी डेवलपमेंट है वो करना ही चाहिए। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अननेसेसरी डेवलपमेंट को हम टाल सकते हैं। आने वाले जो पिछले 7-8 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए जो जहाड़ जो शहीद हो गए, देखिए सर, हमारे पास पृथ्वी जो है एक ही है जी, हमारे पास जो पृथ्वी है एक ही है और वो सबको देती है और सब एब्जॉर्व करती है, खुद को सारे के दर्द खुद सह लेती है। लेकिन वो पृथ्वी को अगर हम नहीं बचाएंगे, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज हम नहीं बचाएंगे, तो हम आने वाले दिनों में हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, जैसा जयदीप जी ने बोला कि हमको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारे फार्मर जो है ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम फोकस नहीं करेंगे अभी एनवायरनमेंट के ऊपर, ट्री के ऊपर, या लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ट्री बेस्ड पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हैं, बहुत मुश्किल भरे। ट्री बेस्ड पॉलिसी, ये एक ऐसा सवाल है जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत बड़े लेवल पर बहुत सीरियसली लिया जाता है। हमारे देश में पेड़ काटने को लेके पॉलिसी नहीं बनना, क्या आपको नहीं लगता ये अगेन एक राजनीतिज्ञ या कैपिटलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन का एक और एंगल है? एक्चुअली क्या है कि एवरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इंडिया वाज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री ट्राइंग टू डेवलप जी। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आवर होल फोकस इज ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जी। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं रियलाइज करते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम छोड़ के सिर्फ कंक्रीट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ही पकड़ते रहते हैं जी। सो वो पॉलिसी में ये आना ज़रूरी है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हेल्प है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वैल्यू है वो शो होना चाहिए, तभी जाके ये डेवलप होगा और तभी जाके। फॉर एग्जांपल CSR फंड्स रहते हैं जी। CSR फंड्स में एक कंपलसरी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक सर्टेन % होना चाहिए। किसी ने कभी डाला नहीं है, किसी ने कभी सोचा नहीं है जी। ऐसे हर एक चीज़ों में, इवन इन अ सिटी, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल दिया कि 33% हमारा मिनिमम ग्रीन कवर होना चाहिए, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। हम उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लेते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, लेकिन दूसरा कुछ चीज़ रहे उसको हम बहुत फास्ट करते हैं कि चलो ये पहले कर लो, ये इसको टाल देते हैं जी। तो बेसिकली क्या है, ट्री खुद से बोल नहीं सकता जी। इंसान को ऑक्सीजन दिखा नहीं है जब तक कि उसको पता नहीं चले कि उसके लिए कितने पैसे देने लगे जी। ये सारी चीज़ अगर वो जब तक पहले से रेडी ना कर ले, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनके लिए बहुत तकलीफ देने वाली और उसका जिम्मेदार हम होने वाले हैं। तो मुझे ये जिम्मेदारी नहीं लगी। नहीं, जब आप ओनरशिप की बात करें कि ये प्रोजेक्ट की ओनरशिप नहीं है, कोई कहता है कि भैया नागपुर में सीमेंट रोड्स मैंने बनाए हैं, नागपुर में मल्टी मॉडल ये जो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट जोन आया या ये कमर्शियल जोन आया, ये पूरा का पूरी पहल मैंने करी है, ये पूरा का पूरा मेरे मंत्रालय के अंडर में हुआ है, ये मेरी सरकार के दौर में हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट ओनरशिप वाली जब बात आती है, तो इस बात को लेकर भी तो कहीं ना कहीं अध्ययन होता होगा कि इस किस्म के पेड़ काटे जाएंगे तो आगे क्या, क्योंकि एक तरफ सैपलिंग्स लगाने की भी तो मुहिम चालू है। ऐसी बात नहीं है कि सैपलिंग्स लगाए नहीं जाते। नागपुर में कई सारे NGOs है जो आए दिन वृक्ष लगाओ का आंदोलन खड़ा करते हैं और फिर कई सारे सैपलिंग्स लगाते हैं, तो वो भी तो एक अच्छी बात है ना कहीं ना कहीं। ओनरशिप की बात जो है आपने कही,
कि डेवलपमेंट का ओनरशिप लेते हैं और सभी लोग उस पर वाहवाही करते हैं और वोट भी मिलते हैं फिर। वोट भी मिलते हैं और मिलने भी चाहिए जी। क्योंकि इंसान जैसे डेवलप नहीं करेगा तो कहीं हिमालय में जाके बैठेगा। ऐसा तो हिमालय भी आजकल पोल्यूटेड हो गया है जी। तो वो अलग बात है। ओनरशिप मिलनी चाहिए, वाहवाही मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बहुत फ्यू लीडर्स हैं जो ग्रीन को सामने लेके चलते हैं। वेरी फ्यू लीडर जिन्होंने ग्रीन को एक अपना स्तंभ बनाया कि आई विल डेवलप अराउंड द ग्रीन, ये चैलेंज लेके चले। यहाँ पे क्या है, आई विल डेवलप अक्रॉस द ग्रीन, ये प्रकार का एक ये रहता है। क्योंकि ग्रीन पूछने वाले बहुत कम लोग रहते हैं या उसकी इम्पैक्ट लेने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आगे चल के जो मैनकाइंड को फर्क गिरने वाला वो इस ग्रीन से पड़ने वाला है। जो सेकंड आपने कही कि हमें मतलब व्हाट वाज द सेकंड थिंग, द सैपलिंग थिंग दैट यू नो, सैपलिंग हो या प्लांटेशन हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि सैपलिंग प्लांट करना बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ सेल्फी करो ये करके कि आई हैव प्लांटेड एटसेट्रा। हम भी प्लांट करते हैं, लेकिन हम जब सही तरीके से प्लांट करना जाते हैं तो हमें रियलाइज़ करता है कि इट इज़ कॉस्ट इंटेंसिव। ऐसा नहीं होता है कि वो फ्री में हो जाता है, उसको गार्ड लगाना पड़ता है, अच्छी मिट्टी देनी पड़ती है, उसको 1-2-3 साल तक पानी देना पड़ता है। अभी हम भी कर रहे हैं, अभी इस साल हमने करीब 500 झाड़ लगाए हैं अलग अलग जगह पे। आप LIT के कैंपस में जाके देखिएगा, यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखिएगा, बहुत सारे रोड्स है, अमरावती रोड वगैरह, वहाँ पे भरतनगर में लगाए हैं अलग अलग। लेकिन हमें मालूम है कि वो अभी जब से मानसून खत्म हुआ है हर 15 दिन में पानी देना पड़ता है जी। जैसे जैसे जनवरी आ जाएगा हर हफ्ते पानी देना पड़ेगा जी। समर आएगा हर तीसरे दिन पानी देना पड़ेगा, दूसरा दिन पानी देना पड़ेगा, इसको खर्च लगता है। सेम कॉस्ट इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होता है कि मुझे लगेगा या आपको नहीं लगेगा जी। अगर हमको अभी हमारे यहाँ पे आप अभी देखोगे तो यहाँ पे बकरियां आ रही है चलते हुए, गाय भैंस हमारे पूरे आम सिटीजन्स हैं, तो वो तो कहीं पे भी घूमते कुछ भी खाते हैं, क्योंकि जो उनका मालिक है वो उसको ग्रीन पे छोड़ देता है। वो खुद उसको खिलाने के लिए नहीं लेता, भले ही वो दूध का पैसा ले जी, लेकिन वो उसको खिलाने वाला पैसा कभी नहीं वो खर्च करेगा जी। सो ये सारे जो जिसको बोलते हैं कि ग्रीन को जो डैमेज होने वाली जो थ्रेट्स है, इससे बचाने के लिए, एक पेड़ को बचाने के लिए 3 या 4 साल की मेहनत लगती है, जब तक वो पेड़ एक सर्टन हाइट पे ना आ जाए। ये कॉस्ट इंटेंसिव है जी। अगर कोई अथॉरिटी ऐसा है, रोड हो गया या रेलवेज हो गया या किसी कोई भी PWD हो गया, वो काट देंगे, सैपलिंग लगा देंगे। हम ये नहीं मना कर रहे कि वो सैपलिंग नहीं लगाते, उनके कॉन्ट्रैक्टर लगा देंगे सैपलिंग जी, उनके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। वो दिखाए मुझे कि वो कितने साल उसको मेंटेन करते हैं और वो बड़े होते हैं। आप उनसे ही पूछिए ये बात कि कितने बचते हैं, वो भी खुद बोलेंगे। आप फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट अच्छे डिपार्टमेंट है, जिससे कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही पूछ लीजिए ना, उनका तो देखभाल करने का ही काम है ना ग्रीन इसको जी, कि क्या परसेंटेज है एक सैपलिंग का बचने का। आई एम श्योर वो 30% से ऊपर नहीं हो सकता अगर आप प्रैक्टिकली, विच इज़ अ वेरी लेस नंबर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ ट्रीज आप कट कर रहे हो। श्रीकांत जी, कितना भयभीत होना चाहिए जब ये सब बातें नागपुर शहर का कोई युवा सुनता है या कोई भी व्यक्ति सुनता है, कितना डर उसे लगना चाहिए जो उसको नहीं लग रहा आज की तारीख में, कि अगर इस किस्म के सीमेंट वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो जाएंगे और पेड़ों को काटकर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसमें विकास ही विकास है। अभी जैसा हम लोग आर्टिफिशियली जी रहे हैं जी, हम आर्टिफिशियल थिंग के बारे में बात करते हैं जी, तो लोगों को मैक्सिमम लोगों को वही पसंद है जी। वो चाहते हैं कि अपनी कंट्री जो है अमेरिका बने, अपनी कंट्री यूरोप जैसी बने। लेकिन अगर ये सब यहाँ के जो बचे हुए पॉकेट्स अगर ख़त्म हो जाएंगे, अभी आप जैसे पैराकिट्स की आवाज़ आप सुन रहे हैं, देखिए आप नेस्टिंग के ऊपर मेरे को वहाँ पे वो नेस्टिंग है जी, तो वहाँ पे देखो आप जूम करिए, वहाँ पे नेस्टिंग दिखेगा, तो आपको नेस्टिंग दिखेगा, दूर है चांदेरा जी। तो आप देखिए तो ये कहाँ जाएंगे जी। देखिए कैसा है, झाड़ रोते भी है, झाड़ हंसते भी है, झाड़ दुआ भी देते हैं और झाड़ बददुआ भी देते हैं। जो झाड़ के लिए काम करता है, जो झाड़ के आवाज़ बन के काम करता है, उसके साथ भगवान होता है। हम हर एक आदमी का ये नेता हो ना हो भगवान होता है। तो हर एक आदमी का ये मेरा टारगेट होना चाहिए या एम्बिशन होना चाहिए कि मेरे को झाड़ बचाने ही बचाने, लगाने तो है ही, लेकिन ये बिना झाड़ के हम क्या करेंगे। आप अभी देखिए हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आखिरी पॉकेट बचा है, मेडिकल, अजनी,
सेंट्रल जेल और नीरी, अगर ये साउथ सेंटर का अगर पॉकेट खत्म हो जाएगा तो आप सोचिए कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल कितना हाई हो जाएगा और यहाँ के जो हैबिटेट खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी आवाज़ सुनने वाला कौन है? तो सब लोगों ने भयभीत होना ही चाहिए। अगर अभी हम अगर कुछ नहीं करेंगे, मैं एक सीधी लाइन बोलता हूँ, हम मर नहीं रहे इसलिए जी रहे, हम मर नहीं रहे इसलिए जी रहे, लेकिन आने वाले दिनों में सही तरीके से जीना होगा तो हमको एनवायरनमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत मुश्किल है। जयदीप सर, हम मर नहीं रहे, हम जी रहे हैं, क्या ये मर नहीं रहे इसलिए जी रहे, मर नहीं रहे इसीलिए जी रहे हैं? जी रहे। तब अभी कोरोना में वही फिर से मैं कोरोना पे आ गया जी। इसमें पता चल गया कि हमारी लाइफ कितनी वल्नरेबल है ना। और हम कोशिश करके भी हमने बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, और सिर्फ इसलिए खोया है क्योंकि हमने वो चीज़ पे जीत अभी तक मृत्यु पे जीत नहीं पाई। और उसको हमें जो चीज़ हमें जिंदगी देती है, हम उसको ही ख़त्म करके हम नया कुछ करने जा रहे हैं, जिससे कि आगे चल के ये सारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा तरीके से हमें घेरेंगे, जकड़ेंगे, जो हमें पता नहीं चलेगा। सो ये एक बहुत डरने वाली बात तो है ही है, लेकिन इसके लिए सचेत होने वाली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज अगर आप सो रहे हो तो फिर जागो। तो नागपुर वासियों से आपकी क्या गुहार है? आप क्या उम्मीद करते हैं नागपुर के नागरिकों से? किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप इस भरत वन को बचाने के लिए? भरत वन ये तो अजनी है, हाँ, अजनी को बचाने के लिए वन ऑफ द भरत वन सी है जी, अर्बन जंगल जी। सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है। आपके आजू बाजू देखिए, कहीं पे अगर पेड़ कोई गलत तरीके से काट रहा है तो उसे रोकिए, है ना। परमिशंस रहते हैं हर एक का, इवन घर में भी बहुत लोग पत्ते गिरते तो पेड़ काट देते हैं। भाई पत्ते 1-2 महीने गिरते, उसके लिए आपने वही पेड़ काट दिया जो समर में आपको छांव देती जी। ये भी सोचने वाली बात है जी। तो वो रोकिए, अपने आजू बाजू का ख्याल रखिए। ऐसे अगर हर जन करने लगेंगे तो पूरी तरीके से ये जो ग्रीन हेरिटेज है ये सुरक्षित है। श्रीकांत जी, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं सारे पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स को बोलना चाहता हूँ, अननेसेसरी डेवलपमेंट रोके, जो आवश्यक है वही करें। अपना देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको पर्यावरण के साथ भी आगे बढ़ाना है, तो ही हम जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने अपना वक्त दिया। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने पेड़ों को बचाने की इतनी अच्छी बात रखी, और आपकी वो लाइन बड़ी अच्छी है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हम मर नहीं रहे इसलिए जी रहे। जयदीप दास जी, आप दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली आप आगे बढ़कर इस वन को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दुनिया तो नहीं बचा रहा हूँ, नागपुर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़ बच जाए कुछ एरियाज़ के, वही बहुत मेरे लिए ठीक है। उम्मीद करें कि आपकी बात जो है, आपकी गुहार जो है, आपकी जो उम्मीद है, वो नागपुर वासियों तक पहुँचे, और वो आपके माध्यम से पहुँचेंगे, हमें बहुत आशा है। बिल्कुल, आपकी आशा को मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पहुँचे, और जो पेड़ कट रहे हैं वो न कटें, बस यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। आज राज की बात में एक बात जयदीप दास जी और श्रीकांत देशपांडे जी ने बहुत सही कही है, और बहुत सटीक बात है। अगर ये बात आज हम नहीं समझेंगे तो वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल सिर्फ अंधकार में है। जब ये पूरा का पूरा कोरोना काल चल रहा था, हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहे थे, बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि आपने हॉस्पिटल्स की तैयारी नहीं करी, आपने बेड्स की तैयारी नहीं करी, नागपुर शहर में हेल्थ सर्विसेज को लेके चीज़ें ठीक नहीं हैं, लोगों ने करप्शन किया है, लोगों ने पैसा खाया है, लोगों ने अपने घर बनाए हैं, लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं, लेकिन नहीं दिया उन्होंने नागपुर शहर के लिए कुछ। अब कोरोना का वक्त निकल चुका है, अब आपका वक्त है, अब हमारा वक्त है, हम सबका वक्त है। अब हमको चीज़ें बचानी पड़ेंगी। जो हमको समझ में आया कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग हैं उन्होंने किस तरह से काम किया, वो आपकी आंखों के सामने है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सीधी बात कर रहा हूँ कि किस किस्म की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, सबके लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी सवाल तो है ना, सवाल तो है। अब वाकई में चीज़ें हमारे हाथ में है, अब हमको ही पहल करनी पड़ेगी। पेड़ कटने से हमको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो वाकई में जो बात आज ये एनवायरमेंटलिस्ट हमको कहने आए हैं, ये बात सिर्फ एक कान से सुनी जाएगी, एक कान से निकाली जाएगी। एक दिन ये पेड़ कट जाएंगे, एक दिन हम पोल्यूशन की वजह से मर जाएंगे, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो हम पे थूकेगी कि तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी,
तुम रोक सकते थे लेकिन तुमने नहीं रोके। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कोई पेड़ कटने से रोकूं। अगर आप जयदीप दास, श्रीकांत देशपांडे, आरजे राज और ऐसे कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट का साथ देकर पेड़ों को बचा सकते हैं तो बचाएं, क्योंकि हम तो बचाएंगे, अगर आप नहीं बचाएंगे तो एक दिन आप पछताएंगे। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पेड़ को बचाएं एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।